दोस्तों, आईपीआर सीरीज के द जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99 के इस सेकेंड और लास्ट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस लास्ट वीडियो में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट, राइट्स जो कन्फर्ड किया जाता है एक रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशंस को, उसके इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रेडमार्क एंड जोग्राफिकल इंडिकेशंस, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज राइट्स कन्फर्ड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन। इसमें मेनली हम लोग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन एंड इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, और खास करके सेक्शन 20 से सेक्शन 23 तक की चर्चा की जाएगी। सेक्शन 20 कहता है बहुत ही इजी है, नो एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशंस। मतलब ये है जो भी जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्टर्ड नहीं है उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता है, और इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता है उसका कारण है जो भी जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्टर्ड नहीं है वो एक्चुअली पब्लिक डोमेन में है, और जो पब्लिक डोमेन में है दैट इज ओपन टू पब्लिक, इसी कारण उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता है। अब जब उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो सकता है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी सूट किसी भी कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता है जस्ट टू क्लेम इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट हुआ ही नहीं है, और इसी कारण उस अनरजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशंस को कोई भी प्रिवेंशन नहीं मिलता है और ना ही रिकवरी या डैमेज दिया जाता है। नाउ सेक्शन 21 सेज राइट कन्फर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको कुछ राइट्स दिया जाता है। ये राइट्स 2 लोगों को दिया जाता है, फर्स्ट प्रोप्राइटर को एंड सेकेंड ऑथराइज यूजर्स। ये 1, 2 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं यूजर्स, इसी कारण यूजर्स वर्ड है यहाँ यूज किया हुआ। अब दोनों को क्या क्या राइट मिलता है? इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट रिलीफ प्रोप्राइटर और ऑथराइज्ड यूजर दोनों को ही मिलेगा, जबकि ऑथराइज्ड यूजर के पास एक और राइट एक्स्ट्रा है, दैट इज एक्सक्लूसिव राइट टू यूज जोग्राफिकल इंडिकेशन इन रिलेशन टू गुड्स। जो पर्टिकुलर गुड्स रजिस्टर किया गया है उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए इस ऑथराइज यूजर के पास राइट्स होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो इसका यूज कर सकता है। अब इन दोनों के पास जो भी राइट होता है, खास करके ऑथराइज यूजर के पास, that is subject to any condition and limitation to which registration is subject। सपोज अगर आपको कंडीशनल एक्सेप्टेंस मिला है तो आपके साथ कंडीशन जुड़ा होगा, और आपको ये मालूम है अंडर सेक्शन 17 ऑथराइज यूजर के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जिसके तहत ही वो रजिस्टर्ड हो सकता है। अब सपोज ऐसा होता है 2 या 2 से ज्यादा ऑथराइज यूजर किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए अपने आप को रजिस्टर करता है, तो उस केस में क्या होगा? क्या राइट दोनों के पास बराबर होगा, कम होगा? तो इसमें कहा जाता है जो राइट होगा दैट वुड बी को इक्वल राइट्स। दोनों के ही पास या 2 से ज्यादा जितने भी लोग हैं उनके पास समान राइट होगा इन कंपैरिजन टू अदर पीपल जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं। अगर वो इसका यूज करते हैं तो वो इन्फ्रिंजमेंट के कैटेगरी में आएगा, जिसके बारे में सेक्शन 22 कहता है। सेक्शन 22 कहता है कि रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो इन्फ्रिंजमेंट किया जाता है दैट इज बाय अनऑथराइज्ड यूजर, और इसके द्वारा 2 तरीके से इन्फ्रिंजमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट, मिसलीड करके। मिसलीड में आपका होता ये है कि सपोज प्लेस ए पर कोई आइटम उगाया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ये पर्सन जो है बी पर है, ये यहाँ से आइटम मंगाता है और एक्चुअली में कहता है ये आइटम इस जगह का ही है, या फिर इस जगह का आइटम बेचता है और नाम लेता है कि वो पर्टिकुलर गुड्स ए के एरिया से आया हुआ है। सपोज आप किसी प्लेस बी पर हैं और आप ये कह रहे हैं ए के प्लेस से ये पर्टिकुलर आइटम लाया गया है और ये वहां का है। लाइक कड़कनाथ मुर्गा, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का जीआई टैग है कड़कनाथ मुर्गा। अब आपने वो अगर परचेज झारखंड में किया होगा और आप अगर ये कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ से लाया गया है, तो दैट इज एक्चुअली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ जीआई टैग। सेकेंड होता है अनफेयर कंपटीशन के सेंस में। अनफेयर कंपटीशन में क्या क्या चीज होता है? दैट इज कॉन्ट्रेरी टू ऑनेस्ट प्रैक्टिस, क्रिएट कंफ्यूजन, फॉल्स एलिगेशन आप लगा करके कर सकते हैं, और आप मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। वो सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स अनफेयर कंपटीशन को बनाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रजिस्टर्ड जीआई के लिए कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। अब सपोज कोई नॉट रजिस्टर्ड यूजर है, वो किसी जीआई का यूज करता है और एक्सप्रेशन का यूज करता है लाइक, स्टाइल, काइंड, इमिटेशन, जो भी हो। लाइक अगर वो ये कहता है कि ये शिमला की तरह का सेब है बट एक्चुअली में वो शिमला का सेब नहीं है, और इस नाम पर अगर वो बेच रहा है तो दैट इज एक्चुअली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ जीआई, अगर वो सेब रजिस्टर्ड है तो। अब एक ऐसा भी कंडीशन आ सकता है जहां अनरजिस्टर्ड यूजर जीआई का यूज करता है, उसके बावजूद वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, और वो कंडीशन है
कि अगर उसने ये राइट लॉफुली अक्वायर्ड किया है। लॉफुली का मतलब कहीं भी नहीं है अंडर दिस एक्ट कि वो रजिस्टर्ड यूजर बना है अंडर सेक्शन 17, बल्कि किसी और मीन से लॉफुली अगर उसने अक्वायर किया है तो वो यूज कर सकता है, दैट इज इन डीलिंग इन गुड्स प्रोसेसिंग में एंड पैकेजिंग में। इस कंडीशन में इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। नाउ सेक्शन 23 विच इज वेरी मच इजी सेक्शन, वो आपको कहता है जिस वक्त आप अपने जीआई को रजिस्टर करवा लेते हैं प्राइमा फेसाई, वो एविडेंस हो जाता है इस चीज का कि आपका जीआई वैलिड है। बिकॉज जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और जीआई रजिस्ट्री ऑफिस में जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर में इसके बारे में पर्टिकुलर्स डिटेल्स एंड एंट्री मेंशन की जाती है। उसके ऊपर एक सील लगा हुआ होता है। ये सारा का सारा चीज इस बात को सर्टिफाई करता है कि ये एक तरीके से पुख्ता प्रूफ है इस बात का कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है एंड दैट इज टोटली वैलिड प्रूफ। तो इस प्रकार से जो हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है रिलेशन बिटवीन ट्रेडमार्क एंड जीआई। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट का है या कोऑपरेटिव का है। जीआई एंड ट्रेडमार्क के रिलेशन को लेकर के दो सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 25। सेक्शन 25 प्रोहिबिशन की बात करता है जबकि सेक्शन 26 प्रोटेक्शन की बात करता है। अब देखते हैं प्रोहिबिशन किस ग्राउंड पे होता है। सबसे पहले आपको ये कहता है कि अगर किसी जीआई का यूज एज ए ट्रेडमार्क के रूप में हो रहा है तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रार के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है, अंडर ऑब्लिगेशन है, या तो सुओ मोटो या फिर किसी इंटरेस्टेड पार्टी के रिक्वेस्ट पर उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर देगा या इनवैलिडेट कर देगा। ग्राउंड्स क्या होता है? फर्स्ट आपको ग्राउंड ये हो जाता है कि जो जीआई विद रिस्पेक्ट टू गुड्स क्लास एंड क्लासेस ऑफ गुड्स यूज किया जा रहा है वो गलत है। अब वो गलत कैसे है, जब हम लोग ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आपका ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा अंडर सेक्शन 9 और खास करके 9 के सबसेक्शन 2 में इसके बारे में चर्चा की गई है। सेकेंड, अब सपोज ऐसा है कि आप एक पर्टिकुलर गुड सेल कर रहे हैं और ये गुड कभी भी शिमला में उपजता नहीं है सपोज, और आप ये कहते हैं कि ये शिमला का बहुत फेमस गुड है, तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर गुड शिमला में इसका प्रोडक्शन होता नहीं है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि वहाँ का ये बेस्ट क्वालिटी है, तो आप पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके वजह से शिमला के नाम पर उस पर्टिकुलर गुड्स को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। इस पर एक केस भी है ट्रेडमार्क एक्ट में, जब हम लोग ट्रेडमार्क एक्ट देखेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये ग्राउंड आपको समझ में आ गया। इस ग्राउंड के बेसिस पे रजिस्ट्रार रिफ्यूज और इनवैलिडेट कर सकता है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन ट्रेडमार्क। किस ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन दिया जाता है जिसमें जीआई है उसके बावजूद? फर्स्ट, वैसा ट्रेडमार्क जो कि गुड फेथ में यूज किया गया है। जब आप सेक्शन 12 देखेंगे ट्रेडमार्क एक्ट का तो वहां पे ऑनेस्ट एंड कंकरेंट यूज की बात की गई है, गुड फेथ की बात नहीं की गई है। गुड फेथ की बात कहीं और है। तो अब ये है कि गुड फेथ में अगर यूज किया जा रहा है इस जीआई को, फर्स्ट कंडीशन ये है दैट इज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब ये चालू हुआ है उससे पहले से अगर यूज करके रजिस्टर करवाया जा रहा है तो वो वैलिड है। और आप किसी पर्टिकुलर जीआई को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं उससे पहले ही ट्रेडमार्क के रूप में उसे अगर रजिस्टर करवाया जा चुका है तो वो वैलिड है। बट ये दोनों ही चीज गुड फेथ में होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। अब ऐसा देखा जाता है कि नाम जो होता है कई एक बार उसमें प्रॉब्लम आ जाती, क्या ये ट्रेडमार्क के रूप में यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप अपने नाम का यूज ट्रेडमार्क के रूप में कर सकते हैं, अपने प्रेडिसेसर्स के नाम का आप यूज एज ए ट्रेडमार्क के रूप में कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस किसी भी तरह का कंफ्यूजन या मिसलीडिंग पब्लिक को नहीं हो रहा हो तो वो एब्सोल्युटली फाइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन 25 एंड 26 दोनों समाप्त होता है और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का मैक्सिमम पोर्शन आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो पोर्शन आता है दैट इज अबाउट पेनल्टी, जिसके लिए सेक्शन 37 से 54, 66 एंड 67 सूट के बारे में दिया हुआ है। वो आपकी अगर इच्छा हो तो आप देख लीजिएगा, फिलहाल एग्जाम के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पेपर की तरफ रुख करते हैं कि जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई की है रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, क्या उससे हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है? अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पेपर की ओर रुख करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस विद ट्रेडमार्क। ये क्वेश्चन अब आराम से हो जाएगा। सेक्शन 25 एंड 26 जहां पर कि आप दिखा देंगे कहां कन्फ्लिक्ट होता है और कहां कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। सेम क्वेश्चन है डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। इन्फ्रिंजमेंट का सेक्शन 22 आप आराम से कर लेंगे।
बिकॉज सेक्शन 21 में राइट्स दिया हुआ है, जबकि इन्फ्रिंजमेंट की बात सेक्शन 22 में की गई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विद ट्रेडमार्क हो गया। डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू मीनिंग ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हो गया, ये भी आराम से। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस विद ट्रेडमार्क सेक्शन 25 एंड 26 आराम से आप देख लीजिएगा। प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज ट्रेडमार्क ये भी हो गया। यूज ऑफ रजिस्टर्ड ये भी हो गया आपका। आप देखेंगे मैक्सिमम हो जाएगा इसमें से। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए होमोनिमस जीआई, जैसे ही ये वर्ड आ गया तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक करना चाहिए सेक्शन 10, और अब उसके हिसाब से आप इसे पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप देखिएगा, इसके लिए जरूरी नहीं क्योंकि आपको कोई केस लॉ पता हो, बल्कि इसके लिए जरूरी ये है कि जो बेयर एक्ट में प्रोविजंस दिया गया है वो प्रोविजंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन है आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आपका प्रीमियम क्वालिटी बासमती राइस, बहुत फेमस केस है। एक बार देखना चाहें तो आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको प्रोविजन आता है वहां से आप कर सकते हैं। वैसे कुछ केस लॉ अगर आप सप्लीमेंट करते हैं तो आंसर बहुत अच्छा हो जाता है आपका। नाउ व्हाट इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, व्हाट राइट्स डज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड्स। राइट्स की जैसी बात करता है सेक्शन 21 आपका हो जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या है सेक्शन 2E। व्हाट कंटेंट्स मस्ट बी मेट टू ऑब्टेन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, रजिस्टर करवाना। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो आप जानते हैं। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ऑल्सो कमेंट ऑन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ऑथराइज यूजर। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कहां पर आपको दिखता है सेक्शन 17 में, और उस सेक्शन 17 में आपको दिखता है कि सारे के सारे रूल को फॉलो करना है। देन डिफाइन द टर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हु कैन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए जीआई अंडर जीआई। दिस स्टेट द लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई इंडिकेशन। इजी है क्वेश्चन अब आपके लिए। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ। प्रोसीजर देखिए आपका पूछ दिया है क्या प्रोसीजर है, दैट इज अंडर सेक्शन 11। तो आप जब देखेंगे तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिमिट में आ चुका है। इसमें कहीं भी उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है जितना वीडियो में बताया गया है। बट उस वीडियो का फायदा आपको तभी होगा जब वीडियो देखते वक्त आप साथ में बेरेक्ट खोल करके बैठेंगे, आप साथ में देखते भी चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे और उसे एक बार दोबारा खुद पढ़ेंगे, तभी जाकर के उस वीडियो का फायदा होगा। अदरवाइज उस वीडियो में कोशिश ये किया गया था कि प्रोविजंस आपका क्लियर कर दिया जाए, बहुत फास्ट था। उतने फास्ट में दिमाग में हर चीज नहीं आता है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा था उसमें। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं एक बार हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या आया था ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को लेकर के। ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज जीआई। जीआई क्या है आप आराम से बता सकते हैं। व्हाट आर इट्स फंक्शन, फंक्शन क्या होता है जीआई का। ब्रीफली आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 11। ऑल्सो स्टेट द ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिफ्यूजल का ग्राउंड आपको मालूम है सेक्शन 9। एक्सप्लेन हाउ रजिस्टर्ड जीआई बेनिफिट लोकल पॉपुलेशन। ये आपको बताना है कि कैसे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इन्फ्रिंजमेंट अगर कोई करता है तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, उन सारे प्रावधानों के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया 2022 का, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जीआई विद ट्रेडमार्क। अब आपको लग रहा होगा कि जो भी आपने उस वीडियो में देखा है इससे पहले वाले वीडियो में, उससे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है। सो आई होप ये सेशन, ये सीरीज भी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और इस तरह से अब आपका जीआई में भी 30 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से जीआई और डिजाइन दोनों को मिला करके 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपके हाथ में आ चुका है। अब हम लोग इसके बाद ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे लेंथ एंड ब्रेथ में। बट सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ट्रेडमार्क एक्ट के वीडियो को देखने से पहले आप डिजाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के वीडियोस को 2 बार एटलीस्ट सुन ले। उसको सुनने से फायदा आपका ये होगा कि ट्रेडमार्क एक्ट में बहुत सारा चीज इसमें से रिपीटेड होगा, उसे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो अब तक आपको लग रहा होगा कि ट्रेडमार्क एक्ट बहुत भारी है, वास्ट है, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जब आप पढ़ेंगे तो वो भी बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। सो आई ट्रस्ट इट वुड बी अ फ्रूटफुल सीरीज फॉर यू गाइस। स्टे ट्यून्ड विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो एंड अ लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को जो भी नीडी है उन तक आप पहुंचाएं ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।